नमस्ते दोस्तों। आज भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की एक कहानी माँ बेटे आपके लिए लेकर आई हूँ। इस कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका में अप्रैल 1937 को हुआ था। तो आइए कहानी का आनंद लेते हैं। चारपाई को घेर कर बैठे हुए उन सब लोगों ने एक साथ गहरी सांस ली। वह सब थके हारे वे खामोश थे। कमरे में पूरी खामोशी थी। मरने वाले की सांस भी थकी हुई सी, हारी हुई सी थी। 3 दिन से वह सब मौत की लड़ाई देख रहे थे और उसकी जीत का इंतजार कर रहे थे। पड़ोस के लोग खाली वक्त में आते, दरवाजे में घुसते ही मुंह सुखाकर किसी एक से धीमी आवाज में पूछते, डॉक्टर क्या कहता है? या ऐसा ही कुछ। मरने वाले का बुझा हुआ खाली मुंह देखकर सलाह या आलोचना के कुछ लफ्ज कह जाते। वह सब दुनिया के साथ घूम रहे थे। सिर्फ मरने वाला धीरे धीरे तेजी से अलग हो रहा था। चारपाई को घेर कर बैठने वाले दुनिया में जो ऐसे वक्त में होता आया है उसके लिए तैयार थे या तैयार हो रहे थे। मरने वाले उनकी माँ, नानी या दादी ही तो थी। बड़ी लड़की की लड़की को बच्चा होने वाला था, पर भाई का तार पाते ही वह लड़की को लेकर चली आई। बड़ा लड़का रेलवे की नौकरी में रात की ड्यूटी करता था। छोटा लड़का अब पलाश की बैठक नहीं जमाता। इससे माँ की बीमारी या मौत से उसका कोई रिश्ता है या नहीं, वह कभी कभी जानना चाहती है। छोटी अभी जवान है, अभी 3 साल हुए उसकी शादी हुई। छोटी भाभी बड़ी की चुगली खाती आई है और आज भी खाती है। माँ की बीमारी या मरने का असर वहाँ किस तरह पड़ रहा है न जानती है न जानना चाहती है। बड़ा लड़का अधेड़ हो चला है, घर से अलग हो गया था। उसकी बीवी को अलग चूल्हा जलाते आज 17 साल हो गए। मरने वाली से उसे 1000 शिकायतें हैं। आज वह उन्हें भूलकर जाना चाहती है। बीमारी के खर्चे और शायद श्राद्ध में भी आधा देने को तैयार है, पर वह छोटे के हाथ में रुपया न देगी। कौन उससे झगड़ा मोल ले? न, वह इस झगड़े में न पड़ेगी। छोटी बहू 5वीं बार यह कहने के लिए बेताब है कि बड़ी बहू कल शाम को रोते हुए बच्चे का झूठा बहाना बनाकर सो गई। सिविल सर्जन को वह बुला देती, पर बड़ी बार बार सिविल सर्जन क्यों चिल्ला रही थी? क्या उनके सिवा यहाँ सब देहाती हैं? दोनों लड़के एक दूसरे से काफी अरसे से दूर रह चुके हैं। आज एक साथ पाकर कुछ अजीब से जान रहे हैं। थर्मोमीटर दोनों एक साथ देखते हैं, दवा की खुराक दोनों एक साथ देखते हैं, वैद्य जी से बातें दोनों एक साथ करना चाहते हैं। इसके अलावे बच्चे हैं। उनके माँ बाप उन्हें घेर घेर कर कहते हैं, बेटे या बेटी, नानी या दादी जा रही हैं, देख लो। मरने वाली के कान के पास आकर कहते, अम्मा, पोता नाती लोग पैर छू रहे हैं, आशीष दे दो। मरने वाली आंखें चौड़ी करती, कुछ बुदबुदाती, वही अकेली तो मर रही है, वही अकेली तो जोती जा रही है। 75 साल कड़ाके की गर्मी, जाड़े, बरसात में जो जीवन कड़ा और स्थिर हो चुका है, आज वह बिखर रहा है। बड़ी लड़की कहती है, अम्मा क्या सोच रही हो? हमें देखो, भगवान का नाम लो। बड़ी बहू कहती है, अम्मा राम नाम लो, पाप कटेगा। छोटी जो जेठ की वजह से घूंघट काढ़े हुए है, सांस भरकर कहती है, अम्मा के बराबर पुण्यात्मा कौन होगा? बड़े लड़के ने कॉर्निस पर से शीशी उठाकर दवा डाली। छोटे ने जम्हाई लेते हुए कहा, पीली में लगाने की दवा है। बड़े ने मुंह बनाया और अम्मा को उठाकर दवा पिला दी। तकिए में मुंह रगड़कर उसने दीवार की तरफ करवट ले ली। उसके उलझे हुए छोटे सफेद बाल मैले तकिए पर बिखरे थे। छोटी बिछौना बदलना चाहती थी, पर बड़ी की राय न थी। छोटी ने फिर कहा, अम्मा धोती में कै लगी है, बदलेगी? अम्मा ने करवट ली और घूर कर देखा। सबके चेहरे एक से और सादे थे। उन सब में भरपूर जिंदगी थी। वह जैसे उनमें कुछ और ढूंढ रही थी। मौत के वक्त सुनते आए हैं कि सारी जिंदगी फिल्म की तरह आंखों के सामने फिर जाती है। मन धीमा हो जाता है। बीते हुए पर ही वह बार बार जाकर टिकता है। वह शायद उसे याद हो या न याद हो, लेकिन उसका मन तो बेजुबान जानवर की तरह हो रहा था। अब जब उनके चेहरे पुरानी लालटेन में दिखे तो एक बारगी वह सोच उठी कि यह सब असफल क्यों हो गए।
बड़े लड़के को जब वह पैदा भी नहीं हुआ था और जब मोहल्ले में एक लड़का बड़ा वकील हुआ था, उसने वकील बनाना चाहा था, पर वह वकील क्यों नहीं बन पाया। उसने उसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखा। वह पास आकर बोला, क्या है अम्मा? वह अनजाने उसकी तरफ से संतुष्ट हो गई। उसने पानी मांगा। पानी पीकर वह थक कर लेट रही। आसपास लोग बातें कर रहे थे। बड़ी लड़की की गर्भवती लड़की भी वहां आकर बैठ गई थी। उसकी माँ उसे हटाना चाहती थी। छोटा लड़का कुछ सोच रहा था और दुखी था। अम्मा ने एक बारगी धीमे से पुकारा, छोटे। छोटा लड़का उठकर पास तक गया और रो दिया। अम्मा ने मुंह फेर लिया। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, सवेरे बड़े डॉक्टर को बुलाएंगे, और धोती से नाक पोंछते हुए बाहर चला गया। बड़ी ने गोद में लेटे हुए लड़के के मुंह में दूध देते हुए कहा, हाँ, सिविल सर्जन को बुलाओ लाला। छोटी ने मुंह बनाया। छोटी लड़की कुछ बूझकर मुस्कुराई। बड़ी लड़की ने अपने बने हुए दांत निकालकर कहा, कितना लगेगा बहू? बड़ा लड़का बोला, बड़ा डॉक्टर कोई परमात्मा है? और फिर सब चुप हो गए। अम्मा ने पूरा पूरा सुना और जान लिया कि बड़ा डॉक्टर कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा का ख्याल आते ही उसे एक बारगी मालूम हुआ कि परमात्मा से वह इस वक्त भी उतनी ही दूर है जितनी कभी थी। सिर्फ इस वक्त उसमें एक तकलीफ, एक तंगी समाई हुई है जो कभी न थी। वह कमरे की सब चीज़ों को गौर से देखने लगी। उन चीज़ों को वह लाख बार देख चुकी थी, यहाँ तक कि वे अपनी शक्ल भी खो बैठे थे। पर आज वह सब अलग अलग और तीखी मालूम हो रही थी। बड़ी बहू से वह नाराज़ है। एक मर्तबे उसने गुस्से में यह भी कह दिया था कि मरते वक्त मैं तेरे हाथ का पानी भी न पीऊंगी। छोटी नेक है, उसने बड़ी सेवा की है, पर आज वह दोनों एक ही रूप में उसके सामने आ रही हैं। वह देख रही है कि वे दोनों ही गरीब हैं, दोनों ही लाचार हैं। क्यों लाचार हैं? वह सोचने लगी, यह भूल कर कि वह खुद भी लाचार है। वह फिर बुदबुदा उठी, कुच्चो, ए कुच्चो। बड़ी लड़की आंचल संभाल कर उठी, पर अम्मा का चेहरा तब तक पत्थर की तरह सफ़ेद हो चुका था। वह उसे गौर से देखने लगी। बड़ी बहू, अम्मा कुछ सोच रही हैं। बड़ा लड़का, मोह माया घेरे है, दुनिया अजब तमाशा है। बड़ी बहू, न जाने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। बाबूजी की बात सोच रही होंगी। पर अम्मा बाबूजी की बातें नहीं सोच रही थी। वह सब बहुत दूर था। वहां तक घसीट कर पहुंचने की मन में ताकत भी नहीं रह गई थी। वह इन लोगों से दूर, धीरे धीरे दूर होती चली जा रही थी। वाकई यह सब लोग असफल रहे। एक आदमी मरते वक्त ही दूसरे की इस बेमतलब और शर्मनाक असफलता को पूरी तरह जान सकता है। कुच्चो एक जमाने में हसीन उमंगों वाली थी। पहली संतान, माँ बाप की लाडली, हौसले से ब्याही गई। पर यही नहीं कि समय सूरमा से हार गई हो, पर रीति रीति हो गई। अम्मा का एक वक्त इस पर अटूट प्यार था, जो बाद में बड़े लड़के के हिस्से में पड़ा। वह भी असफल रहा। अम्मा ने इन सब के लिए गहरे रंगों के पैटर्न बनाए थे, पर वह सब टूट गए। इनमें से एक भी उसके नज़दीक न था, उसका न था। इस वक्त तो उसके वही अपने थे जो बिल्कुल पूरे पूरे उसके बनाए थे। हो सकता है उसने उनसे बहुत चाहा हो, पर क्या हुआ? किसी को अपनाना कुछ कम है? आधी रात को वह सब जब जमीन पर बिस्तर बिछाए सो रहे थे, सिर्फ अम्मा जाग रही थी और जैसे डूब रही थी। ताज्जुब है कि उसकी तकलीफ भी डूब रही थी। वह दूर दूर की बातें सोचने लगी, बेमतलब, बेजोड़। कोई मकान, कोई कभी का देखा हुआ आदमी। वह अजीब आवाज़ें सुनने लगी, पर यह हालात बहुत देर तक नहीं रही। वह घबराने लगी, जैसे वह अकेली किसी अंधेरे रास्ते पर जाने से डर रही हो। बदन में शक्ति न थी। वह बहुत दिन हुए जान चुकी थी, इसकी आदी भी हो चुकी थी, पर इस वक्त वह उस शक्ति से लड़ने को तैयार हो गई। और सब सो रहे थे। वह उनके नथनों की आवाज़ सुन रही थी, पहचान रही थी। पर यह सब उसके लिए क्या है, जब उसके ही अपने जिस्म में शक्ति नहीं थी?
उसके चेहरे की शांति गायब हो गई। वहां एक कड़वे संग्राम ने जगह पाई। उसका मुंह तीखा और भी बेजान हो चला। बड़ा लड़का इत्तेफाक से उठा। वह कोई अप्रिय स्वप्न देख रहा था। उसने खासकर सिराने रखा पानी पिया और उठकर अम्मा के पास आया। झुककर धीमी रोशनी में उसका मुंह देखा। सिरहाने खाट पर ही सर रखे सोती हुई छोटी बहन को जगाना चाहा, पर फिर अम्मा के बाल संभालते हुए बोला, अम्मा। अम्मा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और वह अंदर का संग्राम जैसे धीमा पड़ गया। उसमें उसे थोड़ी सी शांति मिली। बड़े लड़के ने पुकारा, अम्मा। अम्मा फिर जैसे सोते से जागी। उसके पूरे पूरे मन ने लड़के को पहचान लिया। वह एक पल के लिए उसके सिवाय सब कुछ भूल गई। उसके स्तनों में एक गहरी और तीव्र लालसा बह उठी, उसे कुछ दे डालने को। कुछ। पानी पियोगी? लड़के ने कहा। अम्मा के अंग अंग ने कुछ बोलना चाहा, पर वह कुछ बोल न सकी। संग्राम फिर शुरू हो गया। उसने मुंह फेरकर जोर जोर से सांस लेना शुरू किया। बड़े लड़के ने कुछ घबराकर उसकी दोनों बाहों पर हाथ रखकर कहा, क्या है अम्मा? अचानक अम्मा ने अपने अंदर एक पुरानी पहचानी हुई लपट को तीर की तरह सब की तरफ से घुसते हुए अपने अंदर पाया। उसने जाना था कि यह लपट हमेशा के लिए बुझ गई है, पर इस वक्त, इस समूचे और सच्चे संग्राम के वक्त, इसके छू भर जाने से वह पुरानी लपट उसके रोए रोए में नाच उठी। वह सिहर उठी और अब सारा संग्राम उस लपट की ओर मुड़ गया। बड़ा बेटा कांपती हुई अम्मा को मजबूती से थामकर उसके बिल्कुल नजदीक आ गया, यहाँ तक कि उनके सीने मिल गए और वह लपट और तेज हो गई और कमर के निचले हिस्से में बढ़कर उसकी पिंडलियों में चक्कर खाने लगी। उसने मुश्किल से अपने कमजोर हाथ उठाए और एक प्रेत के स्पर्श की तरह उसकी पीठ को सहलाने लगी। सारा संग्राम खत्म हो चुका था। सिर्फ उसके कमजोर मरते हुए हाथ एक अंदर की प्रेरणा से बेटे की पीठ पर घसीटते रहे और फिर धीरे धीरे मर गए। बड़े ने आज तक किसी को मरते न देखा था, इसलिए वह किसी को वक्त पर जगा भी न सका। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा लिखी हुई कहानी डाक मुंशी। कठिन पथ पर चलते हुए श्रमित यात्रियों के समान एक इमली की सघन छाया में जहां दो सड़कें मिली थीं, वहां वह कब से बैठता था यह बतलाना कठिन है। कहानियों की भाषा में उसे अनंत काल कहा जा सकता है, पर उसके चारों ओर एक ऐसा प्रचुर विश्राम था कि उसे देखकर ही सारी कल्पना जड़ हो जाती थी, जैसे वह तरल कल्पना के अंतिम बिंदु पर पहुंचकर उसका एक दृढ़ और कटु उपहास कर रहा हो। झुकी हुई कमर, नागफनी का डंडा, मैली अचकन, डोरों से बंधी हुई ऐनक, बगल में बस्ता दबाए हुए वह आता और अपने मैले लाल काले धब्बों के बिस्तर पर कुछ मनी ऑर्डर फॉर्म, कुछ सादे लिफाफे, कुछ पुराने खत और तस्वीरों वाले अखबार लेकर बैठ जाता। वह डाक मुंशी कहलाता था और पेशे से एक बूढ़ा खतनवीस था। बात यह थी कि एक बार लड़ाई के दिनों में जब उसके गांव में डाक मुंशी बिना छुट्टी लिए हुए इसे अपनी कुर्सी पर बिठाकर दूसरे गांव अपनी मंगेतर को देखने चला गया, तो लोग इसे डाक मुंशी कहना शुरू कर दिए। और किस तरह उसने डाकियों पर रोब रखा, बड़े बड़ों को डांटा और शराबी गोरे को थप्पड़ मारा, इन सब की एक उत्ताल सजीव सृष्टि उसके जीवन का एक आवश्यक अंग हो गई थी। वह वास्तव में उस स्टेज पर पहुंच गया था जब हम अपने ही असत्य पर विश्वास करने लगते हैं। डाक मुंशी का व्यवसाय कभी दौड़कर भी चला था, यह उसके अतिरिक्त किसी और ने स्मरण नहीं रखा। और इन दिनों जब वह शाम की तंबाकू भी उधार ले जाता तो कोई अपना पराया। खैर, उसने इस विषय में गूढ़ चिंतन किया था। केवल आकस्मिक दार्शनिकता से एक प्रकार की उदासीनता प्राप्त कर ली थी। वह एकाकी था, यह तो कोई बड़ी बात न थी, पर उसका जीवन संकुचित होकर केवल उसके बिस्तर और हरिजन बस्ती में एक कोठरी और खपराल तक ही सीमित हो गया था। और इस अभाव ने उसके जीवन में एक ऐसी विचित्रता और कटुता का समावेश कर दिया था जिसे वह उसके विशेष संबंध में उदासीनता ही कहकर उसके साथ न्याय कर सकता है। पर चीना, यहीं पर उसका जीवन बाधित था।
यहीं पर रुककर वह आगे पीछे देखता था। लड़कों के गुलगप्पाड़े, स्त्रियों के गाली गलौज, प्रेमियों के दिन दहाड़े चुंबनों में डाक मुंशी एक साफ कागज पर चीना का नाम लिखकर अपना टूटा फूटा कमलदान लेकर पंचायत करने बैठा। चीना पर अभियोग था कि वह अपनी ससुराल से भाग आई थी। दोनों वादियों को सुनकर जिरह का इशू बनाकर जो फैसला उसने दिया वह दोनों ने नहीं माना। चीना अपने यौवन के कगार पर थी, निखरता सांवला रंग और नेत्रों में अमृत। वह एक शराबी अहिर की भांजी थी और जीवन को गेंद के समान उछालती हुई चलती थी। रोज मर्दों के दीदे निकालती और स्त्रियों को गाली देती और खाती। एक साधारण सी बात पर वह अपने ससुराल से भाग आई और वह डाक मुंशी अपने फटे बिस्तर पर पड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर उस रात को केवल यही प्रखर सत्य देख रहा था। जीवन की गति जब कुछ द्रुत हो जाती है तो एक विश्राम सा आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपने बंधनों और सीमाओं पर विजय पा ली, हम संघर्ष से ऊपर उठ गए। पर यह एक कठिन प्रवंचना है। यह न हम जान पाते हैं और न बेचारा डाक मुंशी ही जान पाया। चीना से उसका कोई पार्थिव संबंध न था। औपन्यासिक संबंध की बात वह सोच ही क्या सकता था। पर हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि वह चीना के विषय में यदि चिंतन करता भी होगा तो एक विराग और एक तटस्थता के साथ। सांझ को घर लौटकर वह चीना को सरलता से देखते हुए, खिलखिलाकर हंसते हुए या किसी पर वाक प्रहार करते हुए नित्य देखता, पर उसके प्रत्येक रूप का उस पर एक ही प्रभाव पड़ता और वह घर आकर द्वार सावधानी से बंद कर लेता और जब चूल्हे के धुएं से कोठरी अभिमांत्रित सी हो जाती थी वह आंखों को मलते हुए कहता, हरामजादी। उसके जीवन में एक अकारण क्षोभ ने स्थान कर लिया था और उसने देखा कि उसके चारों ओर सभी वस्तुएं दुरूह सी हो रही हैं। रात में जब उसे नींद न आती वह अपनी बचपन की बात सोचता, कभी जवानी की कोई विहंगम घटना उसे कचोट सी लेती। एक रात को वह अपने दूर के नातेदार की बात सोच उठा जिसके साथ वह पिछले कुंभ में ठहरा था, और उनकी पुत्री, उसे उसका नाम भी स्मरण था, रम्मी। गोरी, दुबली, लजीली। पर न जाने क्यों वह एकाएक प्रेरित सा हो उठा कि वह कुमारी नहीं है और वह उठकर बैठ गया और खांसने की चेष्टा करने लगा। चीना को उसने कई बार समझाने का निश्चय किया। क्यों? हमें विश्वास है कि यदि वह सोचता तो कारण की नगण्यता से कुंठित हो जाता, पर वह कई बार उसको बाजार से लौटते हुए बछड़ों को रंगते हुए अकेली पाकर ठिठका, पर प्रयत्न कर भी कुछ कर न सका और देखा कि वह एक लापरवाह स्थूल हंसी हंस रही है। वह फिर खींच उठता और कभी कभी उस दिन ग्राहकों से उलझ जाता। कल्पना जीवन और प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह है। हम सूक्ष्म और सूक्ष्म अति सूक्ष्म अनुभूतियों और सहानुभूतियों की छाया पंखों पर जीवन की तुच्छताओं और बंधनों के ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं और कठिन वास्तविक जीवन को एक बार भुलावा दे देते हैं। डाक मुंशी ने भी यही किया। कब किया? इसके अनुसंधान के लिए हमें उसके गूढ़तम अंतःदेश में बैठना होगा, जहां से उसका सारा व्यवसाय एक क्रूर व्यंग प्रतीत होता था। पर चीना को उसने कल्पना के रंगों में रंग कर एक निश्चिंतता का लाभ किया। उसने उसे एक निर्धारित स्थान देकर संतोष की सांस ली। अब वह चीना की ओर विषाद सहानुभूति से देखता, उसके पति की बात सोचता जो नित्य शराब पीकर उसका अपमान करता होगा। वह निर्लज्ज बाजारू स्त्री का ध्यान करता जो चीना के जीवन को नरक बनाई होगी। कभी कभी उसका गला सचमुच रुंध जाता। एक बार उसने खद्दरधारी नवयुवक को भी अपनी कल्पना में स्थान दे दिया, जो कुछ दिन वे सुधार के बहाने वहां रह रहा था और कई लड़कियों से छेड़खानी करते देखा गया। वह न जाने कैसे सोच गया कि चीना के भाग आने का कारण वही है, पर इस काल्पनिक असंयमता ने उसे फिर से विकल कर दिया और जब उस दिन अपने दुकान पर बैठे हुए उसने चीना को भूसी की गठरी सिर पर ले जाते हुए देखा तो वह सिहर गया। भूसी बेचकर जब वह लौटी तो मुस्कुराकर आंखें नीचे किए हुए डाक मुंशी के पास आई और एक खत लिखवाना चाहा। 4 पैसे हिंदी उर्दू पोस्ट कार्ड, 5 पैसे लिफाफा आधा तोला, 6 पैसा 1 तोला, मनी ऑर्डर 1 आना और तार के लिए वहां जाओ, साफ साफ बोलना होगा। एक यंत्र के समान डाक मुंशी बड़बड़ाया जो दिन में कई बार दोहराता था। चीना ने गंगा माई गो माता की सौगंध खिलाकर अपने ससुराल वाले नगर के किसी दरोगा को पत्र लिखवाया और डाक मुंशी ने लिख दिया और डाक में डाल दिया।
चीना एक बार फिर सौगंध खिलाकर मुस्कुराकर बल खाकर चली गई। पर डाक मुंशी जैसे केंद्रविहीन हो गया हो, जैसे वह एक बार फिर जीवन का आरंभ कर रहा हो, जैसे वह पिछले जीवन का एक अप्रिय अतिथि हो। और उस सांझ को लौटते हुए जब एक बालक ने उसे रोककर इकन्नी पैसे मांगा तो वह एकदम से हिंसक हो गया और आहत सर्प के समान फुफकार कर बोला, सुअर। जिसने भी डाक मुंशी को देखा उसने उसे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।